हेलो फ्रेंड, ये एक बार फिर मैं स्टडी विद नीतीश पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपको पता होगा कि हम लोग नेट जेआरएफ का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, यानी कि नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप इस सेशन से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन आज हम लोग फ्री करने वाले हैं। हर प्रैक्टिस सेशन में हम लोग 25 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। साथ ही साथ इनका हम एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, यानी कि पूछे जाने की पूरी संभावना होगी। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डिस्क्राइब भी कर रहे हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ उसको पढ़ भी रहे हैं। प्रीवियस ईयर का सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ आज जुड़िए। आज हम लोग 51 से कवर करेंगे, 75 तक कवर करेंगे, ठीक है। तो इस सेशन से ज़रूर जुड़िए। देखिए, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कि ये नेट जेआरएफ में पूछे जाने की पूरी संभावना है। वैसे नेट जेआरएफ का जो ये पॉलिटिकल साइंस है, ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ ये मान के मत चलिए आपकी बस नेट जेआरएफ में काम आएगा, यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन आपका टीजीटी पीजीटी के साथ साथ आपका एलटीजीआईसी में भी काम आ सकता है, ठीक है। तो इस सेशन से जुड़िए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करते रहिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का एकमेव अधिकार है? यहाँ पे समझने वाली बात है, एकमेव अधिकार। एकमेव का अधिकार मतलब केवल एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब केवल इसी का अधिकार है। इसका अधिकार मतलब लोकसभा का केवल ही अधिकार इनमें से कौन सा है? क्या धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण केवल लोकसभा का अधिकार है, या आपातकाल की घोषणा की पुष्टि करना लोकसभा का अधिकार है, या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना केवल लोकसभा का कार्य है, या फिर कह रहा है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव केवल क्या लोकसभा में ही लाया जा सकता है? याद रखिएगा दोस्तों कि लोकसभा का एकमेव अधिकार की बात कर रहा है। एकमेव की अधिकार का मतलब एक्सक्लूसिव पावर। एक्सक्लूसिव पावर का मतलब होता है कि केवल एक ही लोगों के पास वो अधिकार होगा, यानी कि लोकसभा राज्यसभा है, दो विधायिकाएँ होते हैं, दो मतलब जो विधि निर्माण के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। साथ ही साथ आपको पता होगा राष्ट्रपति भी होते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई भी जो है तो कोई भी कानून बनता है। तो यहाँ पे केवल लोकसभा का अधिकार क्या क्या है, इनमें से आपको सही बताना है। चलिए मैं बताता हूँ कौन सा इसमें लोकसभा का ही अधिकार होता है। देखिए, धन विधेयक जो होता है ये केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ठीक है। इसमें लोकसभा का ही एकाधिकार प्राप्त है। साथ ही साथ बात करें तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है वो लाया जाता है लोकसभा में ही लाया जाता है, और धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में, और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ये कहाँ पे लाया जाता है? ये भी लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि लोकसभा का एकाधिकार कौन कौन सा है, धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण और साथ ही साथ मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना। जबकि आपको पता होगा धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित बिल्कुल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो लोकसभा अधिक शक्तिशाली होने के कारण मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए जिम्मेदार भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें ऑप्शन हमको टिक करना है। कौन सा टिक करेंगे? ए और सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन 2 जो होगा आपका राइट हो जाएगा। धन विधेयक प्रस्तुतिकरण और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, ठीक है। जबकि आपातकाल की घोषणा और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग ये दोनों सदनों में लाया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको मिलाना है, सरकार के प्रकार दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सरकार का स्वरूप दिया गया है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद अनिवार्य विशेषताएं दी गई है, इसेंशियल फीचर्स दिए गए हैं इनके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैच कराना है। जैसे है मंत्रिमंडलीय सरकार बोल सकते हैं, या फिर कैबिनेट सरकार आ सकता है, कैबिनेट गवर्नमेंट होता है। इसका मैचिंग किससे कराएंगे? अध्यक्षात्मक सरकार जिसको प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट बोलते हैं, संघात्मक सरकार जिसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। इसके बाद है एकात्मक, यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट, इसको किससे मैच कराएंगे? जबकि यहाँ पे सूची 2 में दिया गया है शक्तियों का विभाजन। तो देखिए, यहाँ पे दो कन्फ्यूजन आपके पास, एक कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, शक्तियों का विभाजन और यहाँ पे शक्तियों का वियोजन, यानी कि शक्तियों का वियोजन है यहाँ पे और शक्तियों का विभाजन है। तो इसकी इंग्लिश आपको भी फ्रेंड जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे शक्तियों का विभाजन और शक्तियों का वियोजन करने की बात कर रहा है।
तो याद रखना है सेपरेशन ऑफ पावर, जिसको शक्तियों का पृथक्करण भी कहते हैं, और यही शक्तियों का विभाजन, इसको डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। इन दोनों में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। शक्तियों का जो वियोजन होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है, ये अध्यात्मक सरकार के लक्षण होते हैं, जबकि शक्तियों का विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ पावर जो होते हैं, ये संघात्मक सरकार के लक्षण बताए जाते हैं। तो बताइए अब यहाँ पे मैच कराइए, कौन सा मैच होगा। चलिए मैं मैच करा देता हूँ आपका। तो देखिए सबसे पहले मैच होगा आपका, किस में मैच होगा, तो देखिए मैच होने के लिए मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ पे होती है। ये देखिए मंत्रिमंडलीय सरकार जो होती है ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पे जो है बनाई जाती है मंत्रिमंडलीय सरकार, यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो कैबिनेट गवर्नमेंट का काम होता है। अध्यात्मक सरकार अभी मैंने बताया था, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो होता है वो सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पे जो कार्य करता है, यानी कि शक्तियों का वियोजन या विभाजन भी बोल सकते हैं। संघात्मक सरकार या फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो ये होता है शक्तियों के विभाजन पे, डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है। वहीं एकात्मक सरकार यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट जो होती है वो शक्तियों का केंद्रीकरण करती है। तो इसमें देखिए ए का 2 हो जाएगा आपका, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा आपका। वहीं सी की बात करें तो सी का 4 हो जाएगा एंड डी का आपका 3 हो जाएगा। तो इस दृष्टि से देखें तो आपका 2 1 4 3 हो जाएगा। देखते हैं 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 देखते हैं 2 1 4 3 सॉरी यहाँ पे है ना 2 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो देख लेते हैं 2 1 4 3। तो ए का मंत्रिमंडलीय सरकार क्या है, सामूहिक। 2 अध्यात्मक सरकार, शक्तियों का विभाजन, ठीक सही है। 2 1 4 3 2 1 4 3 2 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। यहाँ पे बताया गया है हाउ लॉन्ग कैन वी वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट व्हेन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट। तो यहाँ पे बताया गया है कि उपराष्ट्रपति कितने समय तक जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है, क्या 5 वर्ष तक, 1 वर्ष तक, 6 माह तक या फिर 2 वर्ष तक। इसको मैंने पिछले प्रैक्टिस सेशन में ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, अगर वहाँ पे किए होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें मैंने आपको बताया था 6 महीने तक वो कार्यकाल को राष्ट्रपति के कार्य को संभाल सकता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या फिर अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त रहता है तो उस स्थिति में क्या करता है उपराष्ट्रपति, 6 माह तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है, ठीक है। इस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ जो हैं मिल जाती हैं, यानी कि उस सभी शक्तियाँ उसके विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। वह राष्ट्रपति को संदेह, परिलब्धियाँ एवं भत्ते भी प्राप्त करता है, यानी कि सारी सुविधाएं जो है वो राष्ट्रपति के रूप में प्राप्त करने लगता है, जबकि वो होता है उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थिति होते हैं तो वहाँ पे कौन संभालता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो वहाँ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं संभालते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनको ये पद संभालने के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे भारत में अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हमारे भारत में एक बार ऐसा हुआ था, यानी कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया था, उस समय उपराष्ट्रपति भी नहीं थे, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो थे हिदायतुल्लाह जो थे, तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे। तो जाकिर हुसैन जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी, उपराष्ट्रपति भी नहीं थे, तो उस समय जो थे हिदायतुल्लाह थे मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, उनको जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के वर्ष के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पे ड्रोर हेपे पानकेल पब्लिक पॉलिसी मेकिंग रीएग्जामिन्ड, फिर है डाई थॉमस आर अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी है। फिर नेक्स्ट है आपका भट्टाचार्य मोहित, इनका है न्यू होरोजाइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ इस पेज पे है एंडरसन जेम्स ई पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। तो इसमें से सही क्रम बताना है आपको, कौन सा सही क्रम होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका सही क्रम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सही क्रम देख लीजिए। सबसे पहले पे आ जाएंगे ड्रोन
एप्पे पानकेल। तो ड्रेड एम्बे पानकेल जो हैं ये 1968 में आया था। इनकी जो रचना थी, प्रकाशन वर्ष है ये हुआ था और ये पुस्तक है, ठीक है। इसके बाद डाई थॉमस आर 1972 को इनका प्रकाशन, पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, ठीक है। डाई थॉमस आर का अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी जो है ये डाई थॉमस आर की है, 1972 को हुआ था। वहीं भट्टाचार्य की बात किया जाए तो ये 2016 में जो है ये प्रकाशन हुआ था। भट्टाचार्य मोहित की बुक है, न्यू हेरोजाइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट आपका बचता है, हाँ लास्ट आपका पीछे बचता है यहाँ पे, तो देखिए ए बी हो जाएगा, ए बी। इसके बाद ये लास्ट है एंडरसन जेम्स पब्लिक पॉलिसी मेकिंग है, तो इनका जो था 1975 में था। तो ए बी है, तो देखिए यहाँ पे मिल गया आपका पहला ही ऑप्शन। तो क्या बन रहा है आपका सेट इसका बन रहा है ए बी डी सी बन रहा है, ठीक है। ए बी डी सी इसमें दिया ही नहीं है, कहीं नहीं दिया है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने हित अभिमुखीकृत प्रकारों एवं अन्य प्रतिमानित समूह प्रकारों में भेद किया है? आमंड और कोलमैन ने, आमंड और पावेल ने, ह्यूल हैक्ले ने, जिन ब्लॉन्डेड ने। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा जो है अभिमुखीकृत प्रकारों एवं अन्य अप्रतिमानित समूह प्रकारों में भेद किया है। तो इसका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, सॉरी इसका ऑप्शन जो है 1 राइट होगा, 2 नहीं होगा। तो आमंड और कोलमैन ने जो है इस समूह प्रकारों में भेद किया है। आमंड और कोलमैन ने हित अभिमुखी प्रकारों और अन्य अप्रतिमानित समूह यानी कि दबाव समूह जिसको कहते हैं प्रकारों में भेद करने वाले कौन है? आमंड और कोलमैन हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। मानव संबंध सिद्धांत ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नेगेटिव में क्वेश्चन है, ये आपको याद रखिए। अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह नहीं करते हैं, याद रखिएगा। संगठन में व्यक्तिगत मूल्यों के बजाय सामाजिक मूल्य होते हैं, ये बात सही है। संगठन के मूल्य सामाजिक स्वरूप में देखा जाना चाहिए, ये बात भी सही है। श्रमिक संपूर्ण मानव लक्षणों से संपन्न मानवीय प्राणी है, ये भी बात सही है, जबकि ऑप्शन ए गलत है। तो ऑप्शन ए गलत है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विदेश नीति में इंदिरा गांधी सिद्धांत यानी कि इंदिरा सिद्धांत किससे संबंधित था? जो इंदिरा का सिद्धांत था वो किससे संबंधित था, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है किससे संबंधित था। अब यहाँ पे देख लेते हैं इनका उद्देश्य जो था, इनका उद्देश्य क्या था? भारत को वैश्विक शक्ति प्रदान करना क्या था? इंदिरा सिद्धांत का संबंध इससे है? बिल्कुल नहीं है। यह पड़ोसी देशों के साथ सहयोग विकसित करने की नीति थी, या क्या पड़ोसी देशों के साथ सहयोग करने की नीति थी? ये बिल्कुल नहीं था। अगला है इससे भारत में सुरक्षा दक्षिण एशिया के समकक्ष प्रदर्शित की गई थी, ये बात सही है। तो ए भी गलत है, सी सही है। डी भी देख लेते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसी भी हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा में खतरा समझा जाएगा, ये भी बात सही है। बस आपका सी और डी ऑप्शन राइट हो जा रहा है यहाँ पे, तो विकल्प में सी और डी देख लेते हैं। क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट हो जाएगा, सी और डी। तो देख लेते हैं एक बार फिर से, इंदिरा सिद्धांत का क्या उद्देश्य था या क्या उसका सिद्धांत किससे संबंधित था? इसमें भारत की सुरक्षा और दक्षिण एशिया के समकक्ष प्रदर्शित की गई थी। इसमें दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसी भी हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा में खतरा समझा जाएगा। तो ये दो नीति जो थी ये इंदिरा सिद्धांत से रिलेटेड मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? हु इज़ द कॉल्ड द फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। तो चेस्टर बर्नार्ड हैं, एडवर्ड विडनर हैं,
फेरल हेडी हैं या फ्रेडरिक्स हैं। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है, यानी कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर आप कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जनक किसको माना जाता है, फ्रेडरिक्स को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है, फ्रेडरिक्स, याद रखिएगा आप। फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्रेडरिक्स। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 में भी आपको मैचिंग कराना है, ठीक है। 60 में क्या कराना है, मैचिंग कराना है, याद रखिएगा आप भी। तो देख लेते हैं। तो जूम आउट यहाँ तक हो गया है, ठीक है। तो अब दिख रहा है, आप मैच करा सकते हैं। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेटिव एग्रीमेंट जो हुआ था, कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट कब हुआ था। तो ये हुआ था 27 अक्टूबर 2020 को। तो ये का आपका 3 से मैच हो जाएगा। 27 अक्टूबर आपको याद रखना है। वही बात करें, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील कब हुआ था। इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील कब हुआ था। तो ये हुआ था 18 जुलाई 2005 को। 18 जुलाई 2005 को। तो 18 जुलाई को ये हुआ था, या इसको भी आप याद रखिएगा। इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी। हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ग्रुप था। तो ये ग्रुप था 2002 में आया था, ठीक है। और ये 2002 में आया था, जो कि हाई टेक्नोलॉजी ऑपरेशन ग्रुप था। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो था, ये जनवरी 2004 में आया था। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जनवरी में ये आया था। तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 और सी का 2 हो जाएगा। ए का 3, बी का 4। तो देख लेते हैं, ए का 3, बी का 4। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाता है। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 में देखते हैं। मैकग्रेगर ने, मैं जूम करता हूँ क्योंकि ये दिखाई नहीं देगा, छोटा है, ठीक है। मैकग्रेगर ने अपने प्रतिष्ठित मूल पाठ द ह्यूमन साइड ऑफ द इंटरप्राइज में अपने प्रसिद्ध सैद्धांतिक मान्यताएं प्रदान की हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सही मान्यता है। तो देखिए, मैकग्रेगर ने अपनी प्रतिष्ठित मूल पाठ द ह्यूमन साइड ऑफ द इंटरप्राइज, उनकी प्रसिद्ध जो है बुक है, उसमें जो सिद्धांत दिया है, सिद्धांत मान्यताएं प्रदान की है, वो कौन सी सही मान्यता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर होगा उसको आपको टिक करना है, ठीक है। तो इसमें विकल्प कई दिए रहेंगे, उसमें उपयुक्त विकल्प आपको चूज करना है। चलिए मैं बताता हूँ। ये जूम आउट करने पे छोटा हो जाएगा, इसलिए सब साथ में मैं नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको चूज करना है, ठीक है। चूज कर लीजिएगा 61 का, जूम कर दूँ। तो देखिए कौन सा सही है इसमें। आम मानव जिसकी अपेक्षाकृत कम महत्वाकांक्षा है, निर्देशित होना पसंद करता है और उत्तरदायित्व से दूर रहना चाहिए, सुरक्षा मुक्त चिंता रहती है। क्या ये बात सही है। तो ये जो है ऑप्शन क्या राइट है। तो ये ऑप्शन राइट नहीं है, गलत है। तो बी ऑप्शन देखते हैं। आम मानव समुचित स्थितियों में दायित्व न केवल स्वीकार करता है बल्कि उसको प्राप्त करना भी सीखता है, ये बात भी गलत है, इनके सिद्धांत में नहीं है। ऑप्शन सी जो होगा, आम मानव का कार्य करने के प्रति न केवल स्वाभाविक विरोध हो रहता है और यदि वह उस कार्य से दूर रहने में समर्थ हो तो दूर भी रहना चाहेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। उत्कृष्ट प्रबंधन एक सही विज्ञान है, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन जो बनेगा आपका सी और डी बनेगा। तो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, सी एंड डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 में। 62 में क्या पूछा जा रहा है, किसने कहा कि लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है। ये किसने कहा कि लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है। हु सेड दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द accomplishment of
पॉलिटिकली डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें किसने कहा है? कॉर्सन और हैरिस ने, डिमार्क और डिमॉक ने, एल डी वाइट ने, या फिर वुडरो विल्सन ने। किसने कहा है ये आपसे पूछना है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वुडरो विल्सन ने कहा है। तो वुडरो विल्सन जो थे लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है, इसको कहने वाले कौन थे? वुडरो विल्सन थे। वुडरो विल्सन का मानना था कि लोक प्रशासन को राजनीति से पृथक होना चाहिए। ये मानते थे क्या? लोक प्रशासन को राजनीति से पृथक होना चाहिए। और उनकी एक बुक थी स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, में राजनीति और प्रशासन के अंतर संबंधों पर विचार भी उन्होंने किया था और बताया था कि प्रशासन राजनीति के विषय क्षेत्र से बाहर है, प्रशासनिक समस्याएं राजनीतिक समस्याएं नहीं हो सकती, ऐसा उनका मानना था वुडरो विल्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, बहुत ही अच्छी बुक है ये, 1992 का है, ठीक है। तो किसने ये राइट किया था? गार्डन डुलाक ने, ऑसबर्न और गैबलर ने, पिटनर और फ्रेस्टम ने, रॉबर्ट डेनहॉर्ट ने। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑसबर्न और गैबलर की री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट है, जो कि 1992 में लिखी गई थी। ये इस पुस्तक में नए सार्वजनिक प्रबंधन के जन्म के शुरुआत के बारे में बताया गया है। 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी थी? यानी कि भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा संविधान सभा को किसने दिया था? वी आर अम्बेडकर ने, ग्रैनविल ऑस्टिन ने, राजेंद्र प्रसाद ने, रजनी ठारी ने। तो हु एमंग द फॉलोइंग रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द इंडिया एज माइक्रोकॉस्म इन एक्शन। तो ये कहने वाले कौन थे? तो ये कहने वाले आपके ग्रैनविल ऑस्टिन थे। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा कि जो भारत की संविधान सभा है वो भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा है। तो भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा जो है संविधान सभा है, या किसने कहा था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का अभिलक्षण नहीं है? यानी कि आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका क्या अभिलक्षण नहीं है? यानी कि एसडीजी का क्या एक लक्षण नहीं है, सतत विकास का लक्षण नहीं है। पीढ़ीगत सभ्यता के सिद्धांत पर आधारित है। पीढ़ीगत सभ्यता के सिद्धांत पर क्या ये आधारित है? ये बात क्या सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें नहीं पूछा है तो याद रखिएगा, नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा है तो जो नहीं है। पीढ़ीगत सभ्यता के सिद्धांत पर आधारित है एसडीजी, बिल्कुल आधारित है। पर्यावरण ह्रास के बिना विकास, ये देखिए पर्यावरण के बिना पर्यावरण ह्रास के बिना जो है विकास की बात करता है, बिल्कुल करता है। यानी कि पर्यावरण को नुकसान किए बिना ही हम अपना विकास करें। आगे है भविष्य की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है। यानी कि भविष्य की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है, ये बात बिल्कुल सही है। अनियंत्रित विकास, यानी कि ऐसा विकास करें कि जो मतलब अनरिस्ट्रेंड डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, अनियंत्रित, जिसका कोई भी मतलब नियंत्रण ना हो, ऐसा विकास संभव है। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो एसडीजी का ये गोल या सिद्धांत नहीं है। तो देखिए सतत विकास की मैं कुछ बातें आपको बता दूं। तो ये भावी पीढ़ी की आवश्यकता तथा विकास में कमी ना हो, ऐसा ये मानता है। और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा का भी प्रावधान ये करता है। और सही ढंग से आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु भी ये तत्पर रहता है। प्रदूषण में वृद्धि ना हो, ये इसका ध्यान रखता है। साथ ही साथ ये कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने हेतु मतलब संबंधित जो है कार्रवाई की जाए। महामारियों पर नियंत्रण का ये प्रचार प्रसार करता है। तो इसलिए तो ये एसडीजी के विकास की बात हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 में है, देखिए इसमें कथन दिया गया है और एक स्टेटमेंट है, ठीक है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। शांति और सुरक्षा संबंधित मामलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्यों सहित 2/3 सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाता है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है।
यानी कि जो शांति होती है, शांति और सुरक्षा संबंधित मामले होते हैं, वो जो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। तो 5 अस्थायी सदस्य जो होने के साथ आपको पता होगा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, उनके सदस्य के साथ साथ जो होते हैं 2/3 सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। और आपको पता होगा कि यूएनओ में 5 अस्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं। टोटल 15 सदस्य हैं इसमें, जिसमें अस्थायी सदस्य में ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका आता है, ठीक है। सेकंड कथन कहता है यूएन सुरक्षा परिषद पर्याप्त रूप से विश्व के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या यूएन जो है विश्व के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, बात की जाए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ कथन में देख लेते हैं, कथन 1, कथन 2 दोनों असत्य है, ये नहीं है। कथन 1 सही है। तो देखिए कथन 1 सही किस में है? हाँ, चौथे में देखिए कथन 1 सही है किंतु कथन 2 असत्य है। तो 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी यूएनओ की बात कर रहा था, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें मैंने बताया 15 सदस्य हैं, 5 सदस्य अस्थायी हैं और फिर 10 सदस्य अस्थायी रूप से माने जाते हैं। वहीं बात करें तो यूएनओ का गठन जो होता है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ये बातें आपको रखना है। और साथ ही साथ इसमें ये बात भी है कि इस अस्थायी सदस्यों के लिए सदस्य देशों से चुनाव होता है, जो इसमें से 5 सदस्य जो है एशियाई या फिर अफ्रीकी देशों से होते हैं, 2 दक्षिण अमेरिका देशों से, 1 पूर्वी अफ्रीका से या पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप से क्षेत्रों से चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये बातें बिल्कुल याद रखिएगा। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। हर 2 वर्षों में जो है इनका कार्यकाल समाप्त होता रहता है और निर्वाचन होता रहता है, ठीक है। तो जो 5 सदस्य हैं, जब मैंने बताया था आपको अमेरिका, फिर ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन थे, ये अस्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 जो हैं अस्थायी सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 67। क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए, ये सुमेलित करना है आपको, ठीक है। ये साल्ट दिया गया है, तो साल्ट का मतलब स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रेटी है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रेटी है, साल्ट का मतलब ये है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बात कर रहा है कि साल्ट क्या, पहला साल्ट कब हुआ था, साल्ट 2 में क्या हुआ था, स्टार्ट में क्या हुआ था, और INF ट्रेटी में क्या बात हुई थी, और कब ये अस्तित्व में आया था, ऐसा इसका सन बताना है आपको। तो साल्ट 1 की बात करें तो साल्ट 1 1972 में आया था, यानी कि 4 हो जाएगा। साल्ट 2 की बात करें तो साल्ट 2 1979 में आया था। सिंपल सी बात है, जब 72 में आया तो ये 70 के बाद ही आएगा, तो 1972 में साल्ट जो आया तो साल्ट 2 किस में आया, 1979 में आया। वही स्टार्ट 1 की बात किया जाए तो स्टार्ट 1 आया जो था 1919 में आया था स्टार्ट 1, और INF ट्रीटी जो आया था 1987 में आया था। तो ए का IV हो जाएगा आपका, ए का IV, बी का 3, ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, एक आपका ऑप्शन डी 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेंसियस लिकर्ट ने संगठन के स्तर तथा नियंत्रण के स्वरूप के आधार पर प्रबंधन के पद्धतियों की पहचान की, उन्हें दक्षता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनको व्यवस्थित करना है दक्षता के क्रम में। तो दक्षता के क्रम में आपको इनको क्या करना है, आरोही क्रम में। सबसे पहले क्या आया था, शोषण, हितकारी, सत्तावादी, विमर्शकारी, नेतृत्व, सहकारी, फिर शोषण काल, सत्तावादी। देखिए जो इनका यानी कि रेंसिस लिकर्ट ने जो प्रबंधन की नई विधियों को अपनी पुस्तक द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स मैनेजमेंट एंड वैल्यू में दिया है। तो इसमें 6 संगठनों के पक्ष के संदर्भ में वर्णित किया है। नेतृत्व है, उत्प्रेरणा है, संचार है, निर्णय है, उद्देश्य है तथा नियंत्रण है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा शोषण।
यानी कि डी आ जाएगा 1 नंबर पे, शोषण काल सत्तावादी, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा, शोषण काल के बाद आ जाएगा आपका हितकारी वर्ग, ये 2 हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा 3 पे विमर्शकारी नेतृत्व आ जाएगा, लास्ट 4 पे सहभागी आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ए बी सी, डी ए बी सी। देखिए 4 नंबर पे है, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, यहाँ पे सी होगा, मान लीजिएगा, ठीक है। तो डी ए बी सी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन चुनावी राजनीति में वाद विवाद के विषय हैं? निम्नलिखित में से कौन चुनावी राजनीति में वाद विवाद के विषय हैं? इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, यानी कि ऐसी कौन सी चुनावी राजनीति में कौन विषय है जो चुनाव में वाद विवाद का विषय बनता है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनती है। तो ये बिल्कुल है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो होती है वाद विवाद का ये आपका वो बनता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक राष्ट्र एक चुनाव, ये भी वाद विवाद का विषय बनता है। साथ ही साथ क्या एक सदस्य निर्वाचन आयोग बनता है? ये नहीं बनता है। एक चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानक का प्रारंभ करना, ये भी ये राजनीति में वाद विवाद का विषय बनता है। तो इस हिसाब से देखें तो ए बी डी आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। तो ए बी डी ऑप्शन देखते हैं, ए बी डी, हाँ ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, ए बी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। अब यहाँ पे आपको मैच कराना है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे मैचिंग है, बुक्स दिए गए हैं और उनके राइटर दिए गए हैं। लॉर्ड ब्राइस की बुक कौन सी है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ग्राहम वालेस की बुक, गैब्रियल आमंड की बुक, चार्ल्स ई मैरियम की बुक कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच है, यहाँ पे न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, मॉडर्न डेमोक्रेसी है, ह्यूमन नेचर पॉलिटिक्स है, ह्यूमन नेचर पॉलिटिक्स है। तो इसमें से मैच कराना है। तो देखिए न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स किसकी है? जो आपको आता है पहले उसको मैच करा लीजिए। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स जो है चार्ल्स मेरियम की है, तो 2 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। वहीं लॉर्ड ब्राइस की बात की जाए तो लॉर्ड ब्राइस की मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है तो ए का 3 हो जाएगा। वहीं ग्राहम वालास की बात किया जाए तो ग्राहम वालास ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स से यानी कि बी का 4 हो जाएगा, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ठीक है। सी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि गैब्रियल आमंड की बुक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। तो यहाँ पे आपका ए का 3 हो जाएगा और बी का 4 हो जाएगा। सी की बात करें तो सी का 1 हो जाएगा एंड डी का 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 4 2 1 3 4 1 2 3 4 1 2 ये 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ग्राहम वालास की कौन सी बुक है आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए ग्राहम वालास की कौन सी बुक है, ग्राहम वालास की कौन सी बुक है और लॉर्ड ब्राइस की कौन सी बुक है? मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है लॉर्ड ब्राइस की बुक है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। ग्राहम वालास की बात किया जाए तो ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स है और चार्ल्स ई गैब्रियल आमंड की बात किया जाए तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच इनकी बुक है। वहीं चार्ल्स ई मेरियम की बुक जो है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 70 अभी 4 क्वेश्चन बचा है। इसके बाद निम्नलिखित में से प्रवासी नागरिकता OCI योजना के अंतर्गत भारत में प्रवासी जनसमूह को निम्नलिखित में से क्या प्रदान किया गया है? हु इज द फॉलोइंग नॉट प्रोवाइड ऑफ द इंडियन डिस्पोरा अंडर द ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? OCI का मतलब है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है तो क्या बताया है, इनमें से क्या प्रदान नहीं किया गया, यानी कि OCI को क्या नहीं प्रदान किया गया है।
क्या शैक्षणिक अधिकार नहीं प्रदान किया गया है? नागरिकों के रूप में राजनीतिक अधिकार नहीं प्रदान किया गया? आर्थिक क्रियाओं का अधिकार? क्या जीवन पर्यंत वीज़ा की प्राप्ति जो होती रहेगी? तो OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम्स, तो इसमें से क्या नहीं प्रदान किया गया ये आपको बताना है। तो इसमें से इनको जो है ये नागरिकों के रूप में राजनीतिक अधिकार जो है OCI यानी कि प्रवासी भारतीय को नहीं प्रदान किया गया है। वो नागरिकों को राजनीतिक अधिकार नहीं प्रदान किया गया है, यानी कि वो वोट नहीं डाल सकते, ना ही चुनाव लड़ सकते हैं। जबकि शैक्षिक अधिकार भी प्रदान किया गया है, आर्थिक क्रियाओं का अधिकार प्रदान किया गया है, जीवन प्रमाण वीज़ा का प्राप्ति भी बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं हम लोग। BR अम्बेडकर द्वारा लिखित निम्नलिखित पुस्तकों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। BR अम्बेडकर द्वारा लिखित निम्नलिखित पुस्तकों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए BR अम्बेडकर की लिखित हुई पुस्तकें जो हैं उनको आरोही क्रम में आपको सेट करना है। गांधी एंड गांधीज, द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, द बुद्ध एंड हिज धम्म, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेन। तो इसमें से आपको क्या करना है, उसको सही तरह से उसको मैचिंग करना है। तो सबसे पहले देखिए कौन सी बुक आती है इनकी। सबसे पहले द प्रॉब्लम ऑफ रूपी जो है ये 1923 में आती है, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपीज ये अम्बेडकर की बुक जो है 1923 में प्रकाशित होती है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वूमेन जो है ये 1955 में आती है, 1955 में आती है। और वहीं द बुद्ध एंड हिज धम्म की बात करें तो 1957 में आती है, ये 1957 में प्रकाशित होती है। और लास्ट है ए यानी कि गांधी एंड गांधीज में जो बुक है ये 1970 को प्रकाशन इसका होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या हो गया, बी हो गया जो द प्रॉब्लम ऑफ द रूपीज़ 1923 में आया, ठीक है। इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन है। इसके बाद आपका आता है, क्या आता है, 1955 में आता है द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन है, ठीक है। 1952 में दूसरे नंबर पे आ जाता है, पहले पे 1923 में आया। और थर्ड नंबर पे आता है द बुद्ध एंड हिज धम्म जो है 1957 में इसका प्रकाशन होता है। वहीं लास्ट में बात करें तो 1970 में द गांधी एंड गांधीज की बात करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बी, BDCA। तो देख लेते हैं BDCA आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा ये एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। चुनाव आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्राप्त चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति कब लागू की गई है? क्या 15 अगस्त 1947 को, या 25 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को? तो ये जो चुनाव आयोग था इसको जो है इसके अधीक्षण की, निर्देशन की और नियंत्रण की शक्ति कब से लागू की गई है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को जो है चुनाव आयोग को जो है इसके अधीक्षण और निर्देशन नियंत्रण की शक्ति प्रदान की जाती है। तो बात की जाए निर्वाचन आयोग जो है चुनावों का अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति जो थी ये 25 जनवरी 1950 से लागू हो जाती है। 25 जनवरी 1950 से लागू हुआ, जबकि आयोग के अनुसार 26 नवंबर 1949 है जो कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, लेकिन ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आयोग जो है माना है ये आंसर, लेकिन आयोग के हिसाब से ये गलत आंसर है। आपको पता होगा कि 26 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं शायद, ठीक है। तो संविधान के अनुसार बात किया जाएगा तो 26 जनवरी 1950 को जो है ये निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ और कार्य निरीक्षण जो है लागू हुआ था, जबकि इस आयोग ने इस आंसर को माना था। तो आप सही आंसर जो है 3 को ही मानिए, ठीक है। आयोग गलत माना है तो उससे हम लोग गलत नहीं मानेंगे, हम लोगों को सही जानना है। तो 26 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में
आया था। ठीक है, तो वही बात किए तो ये भाग 15 में है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 29 के बीच जो है निर्वाचन आयोग की बात की गई है। अब देखिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको बता दूं तो देखिए आर्टिकल 324 में चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा। यानी कि अनुच्छेद 324 में जो है चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा, उसकी शक्तियाँ बता दी गई। अनुच्छेद 325 में क्या बता दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल किए जाने में या फिर शामिल होने का दावा करने के लिए अपात्र नहीं होना है। ठीक है, किसी भी मतलब भेदभाव के हिसाब से अगर किसी मतदाता को हम मतदाता सूची से बाहर या अंदर करते हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। वहीं अनुच्छेद 326 में बात करता है कि लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनाव जो होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाएंगे, अनुच्छेद 326 में। वहीं 327 की बात करें तो 327 की बात करें तो ये बात करता है कि विधायकों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति होगी। यानी कि विधायिकाओं से चुनाव के जो संबंध में प्रावधान होंगे उसका शक्ति जो होगी संसद में निहित होगी। वहीं अनुच्छेद 328 में बात करता है कि किसी राज्य के विधानमंडल को ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति होगी। वहीं 329 में बात करता है चुनावी मामले में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाया गया है। यानी कि 329 में जो है अदालतों के चुनावी मामलों में जो है अदालतों के यानी कि न्यायालयों के हस्तक्षेप का रोक लगाया गया है। इम्पॉर्टेंट आपका 329 हो जाता है डियर, और इसके साथ ही साथ 326 हो जाता है। 326 में देखिए वयस्क मताधिकार की बात करता है, याद रखिएगा। तो 326 और 329 बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 74 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली का भारत सदस्य नहीं है? ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी कि MTCR का सदस्य नहीं है, या फिर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जिसको बोलते हैं NSG, वासेनार अरेंजमेंट इसका सदस्य नहीं है सॉरी। तो किसका सदस्य नहीं है? तो NSG का सदस्य भारत नहीं है, यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है इसका सदस्य भारत नहीं है। बाकी ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का भी है और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR का भी ग्रुप है, और वासेनार अरेंजमेंट इसका भी ग्रुप है, जबकि ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाता है। तो बात कर लेते हैं NSG क्या है। NSG का सदस्य भारत नहीं है, तो ये क्या है? ठीक है, तो भारत द्वारा इसकी सदस्यता प्राप्त करने के प्रयासों से चीन द्वारा बाधित किया जाता रहा है। ठीक है, परमाणु आपूर्ति ग्रुप 48 देशों का समूह है जो कि परमाणु प्रौद्योगिकी और हथियारों के वैश्विक निर्यात पर नियंत्रण रखता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वैश्विक निर्यात पर नियंत्रण रखना, परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया जा सके। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे डियर 75 आज का लास्ट क्वेश्चन है। हम एक प्रकार से इतिहास के अंश के साक्षी रहे हैं, यानी कि मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु, मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण है। यह विचार किसका है? ठीक है, क्या यह मैकिंटायर का है, या फिर डेनियल बेल का है, या फिर फ्रांसीसी फुकुयामा का है, या मिल्टन फ्रीडमैन का है? तो देखिए इतिहास के अंश के साक्षी रहे हैं, तो इससे आप लगा सकते हैं, तो ये ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा, फ्रांसिस फुकुयामा। जहाँ पे इतिहास के अंत की बात करें तो आप याद रखिएगा वहाँ पे फ्रांसिस फुकुयामा हो जाएंगे। तो ये जो थे फ्रांसिस फुकुयामा एक राजनीतिक अर्थशास्त्री एवं लेखक थे। फुकुयामा जो थे प्रारंभ में नव साम्राज्यवादी थे, आंदोलन के उदय से जुड़े हुए थे नव साम्राज्यवादी। फुकुयामा अपनी पुस्तक द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992 में इन्होंने लिखा था, द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। तो इनकी महत्वपूर्ण कृति है जो कि 1992 में लिखी गई थी। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सेशन में फिर 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा डियर? आप अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हो सके तो शेयर करने का भी प्रयास करिएगा। चलिए आज के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। आज के लिए बस इतना ही।